चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम विशाल गंगा नदी प्रणाली के जटिल भूगोल और इसके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। रटने वाले उन बोरिंग तरीकों को भूल जाइए, क्योंकि आज हम स्ट्रक्चरल चीट कोड्स की मदद से इस नदी के उद्गम से लेकर समुद्र तक के सफर को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए चलिए इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। 1. पंचप्रयाग की पहेली। 2. मैदानी इलाकों का सफर। 3. प्रमुख सहायक नदियों को डिकोड करना। 4. भौगोलिक अपवाद। और 5. डेल्टा और पारिस्थितिकी। इस पूरे सफर को इन 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटने से हर एक डिटेल दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पंचप्रयाग की पहेली। एग्जाम्स में अक्सर एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप पूछा जाता है। ऐसा लगता है कि गोमुख से गंगा निकलती है ना? लेकिन असल में गोमुख से भागीरथी निकलती है। इस पूरे सिस्टम की नींव को समझने के लिए हमें अलकनंदा नदी पर फोकस करना होगा, जो असल में इस प्रणाली का मेन नेचुरल हाईवे है। अब अलकनंदा के रास्ते में 5 ऐसे संगम आते हैं जहां नदियां बहुत प्रचंड गति से एक दूसरे से टकराती हैं। इन 5 को सही क्रम में याद रखना थोड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। ये भूगोल के सबसे बेहतरीन चीट कोड की तरह काम करता है। देखें ये कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम सटीक बढ़ता है। विष्णु से विष्णुप्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है। नंद से नंदप्रयाग और नंदाकिनी। कान से कर्णप्रयाग और पिंडर। रुद्र से रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। और अंत में देव यानी देवप्रयाग। यही वो जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी फाइनली आपस में टकराकर गंगा का निर्माण करती हैं। और यहीं पर एक और जबरदस्त ट्रैप आता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टेहरी बांध देवप्रयाग से काफी ऊपर स्थित है। मतलब ये तकनीकी रूप से भागीरथी नदी पर बना है। इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि टेहरी बांध किस नदी पर है, तो गंगा हमेशा गलत उत्तर होगा। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मैदानी इलाकों का सफर। इस नदी की कुल लंबाई है एग्जैक्ट 2525 किलोमीटर। एक बहुत ही लंबा सफर। और जैसे ही ये समतल मैदानों में आती है, ढलान लगभग खत्म हो जाती है। नतीजा, पानी को फैलने और अपनी स्पीड धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब इस नदी के रास्ते को हम मैप करते हैं तो अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग भूल जाते हैं कि गंगा सिर्फ उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल से ही नहीं, बल्कि झारखंड के साहेबगंज जिले को भी छूती है। ये छुपा हुआ राज्य सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग ट्रैप है। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी ज्योग्राफी याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है ब का नियम। बिल्कुल सिंपल। नदी बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है और ठीक उसी अक्षर से शुरू होने वाले बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख सहायक नदियों को डिकोड करना। पानी के इस बढ़ते हुए प्रवाह में लगातार और नदियां मिलती रहती हैं। इन्हें व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए, बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक की नदियां सीधे हिमालय से नीचे की ओर दौड़ती हुई आ रही हैं, जबकि दाएं तट की नदियां दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से आकर मिल रही हैं। हिमालय से आने वाली इन बाएं तट की नदियों के क्रम को याद रखना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन हमारा ये दूसरा चीट कोड इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देगा। बस इस वाक्य को मैप पर अप्लाई करते ही पश्चिम से पूरब का सटीक क्रम दिमाग में लॉक हो जाता है, रामगंगा से लेकर महानंदा तक। इसके बाद अगर कोई पूछे कि घाघरा और कोसी के बीच कौन सी नदी है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति हमेशा सीधे नियमों पर नहीं चलती, और इसीलिए हम आ गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, भौगोलिक अपवाद और विसंगतियां। आखिर कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का भौतिक विज्ञान बिल्कुल साफ है। पहाड़ों की तेज ढलान से सीधे सपाट मैदान में आने पर इसकी स्पीड अचानक रुक जाती है। इससे सारा मलबा और गाद वहीं जमा हो जाता है, नदी का रास्ता ब्लॉक होता है और वो अचानक अपना किनारा तोड़कर भयानक बाढ़ ले आती है। लेकिन जरा सोचिए, एक नदी प्रायद्वीपीय पठार के प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत ऊपर उत्तर की ओर कैसे बह सकती है? सोन नदी की दिशा भूविज्ञान के लिए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। इसका जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है।
अमरकंटक के पठार में एक टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन या दरार बन गई थी। जमीन के अंदर की इसी भ्रंश घाटी ने सतह के ढलान को ही बदल दिया और सोन नदी को ऊपर उत्तर की ओर गंगा बेसिन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। है ना कमाल की बात। और अब हम अपनी इस लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, डेल्टा और पारिस्थितिकी। 2525 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद समुद्र के पास ढलान बिल्कुल शून्य हो जाती है। भारी मात्रा में जमा हुए मलबे और गाद के कारण नदी खुद का रास्ता ब्लॉक कर लेती है और हुगली तथा पद्मा जैसी धाराओं में बंटकर विशाल सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यहीं पर भूगोल और अर्थव्यवस्था का एक अद्भुत तालमेल दिखता है। फरक्का बैराज ये एक कृत्रिम डाइवर्जन है जो मुख्य प्रवाह से पानी को हुगली की तरफ धकेलता है। ये एक फ्लश की तरह काम करता है ताकि ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह मलबे में दबने से बच सके। क्योंकि ये नदी करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। लेकिन इसके स्वास्थ्य को हम कैसे मापते हैं? इसका जवाब है बायो इंडिकेटर, यानी एक ऐसा जीव जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही ये बता देती है कि पानी कितना शुद्ध है, एक नेचुरल लैब टेस्ट की तरह। और हमारा वो बायो इंडिकेटर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ये डॉल्फिन पूरी तरह से अंधी होती है और इको लोकेशन का इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी बात, ये जरा सा भी प्रदूषण बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अगर ये डॉल्फिन वहां है तो पानी एकदम शुद्ध है, लेकिन अगर ये गायब हो रही है तो ये एक बड़ा अलर्ट है कि इकोसिस्टम तकनीकी रूप से मर रहा है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। अभी हमने जिस विशाल और शानदार भौगोलिक प्रणाली को मैप किया है, अगर उसका सबसे अहम बायो इंडिकेटर ही गायब हो जाए तो क्या करोड़ों लोगों को पालने वाला ये नदी तंत्र अपने ही फैलाए प्रदूषण से बच पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।